नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिहार के जो चुनाव हैं, उसमें चुनाव प्रचार, नेता, सब लोगों की गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता जा रहा है मौसम की वजह से, बिहार में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और ये टेम्परेचर बढ़कर कहाँ तक पहुंचेगा, किसको सत्ता के गलियारे तक, सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाएगा, कौन किंग मेकर बनेगा, कौन किंग बनेगा, कौन वोट कटवा बनेगा, ये सब लगातार चर्चा हो रही है। और जो विद्वान लोग हैं वो अपनी-अपनी चर्चा अपने-अपने हिसाब से बता रहे हैं। और सबसे विद्वान जो है वो जनता, वो चुप है। वो कह रहे मैं हम बताएँगे आपके सब जो विद्वान हैं उन सब पर। लेकिन इस बार के चुनाव में कई युवा चेहरे बिहार में दिखाई दे रहे हैं। उसमें प्रशांत किशोर जी हैं, तेजस्वी जी हैं और एक बड़ा चेहरा चिराग पासवान जी हैं, जो एनडीए की तरफ से हैं। और उन्होंने एक नारा दिया था, बिहारी फर्स्ट फर्स्ट बिहार फर्स्ट। अब एलजेपी का, पासवान जी की पार्टी का क्या हो रहा है, क्या भविष्य है, इस सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बेहद खूबसूरत प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, लोक जनशक्ति पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और हमारे मित्र ए.के. वाजपेयी साहब है। वाजपेयी साहब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं लंबे समय से, तो उनसे तर्कों में जीतना तो मुश्किल होता है। हम तो ऐसी दोस्ती में उनसे बात कर रहे हैं कि भाई साहब कुछ हमें भी समझा दो। तो सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कुछ धन्यवाद समझाइए विजय जी, हम। धन्यवाद विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पिटीशन आपके दरबार में है, कुछ समझा दीजिए क्या हो रहा है बिहार में। देखिए विजय जी, आपका तजुर्बा इतना है कि उसके आगे हम क्या आपको समझाएंगे, लेकिन नहीं, देश नहीं। की जनता सब समझ रही है और बिहार की जनता सब समझ रही है कि भाई किसके हाथों में बिहार ने 20 साल में कुछ किया या नहीं किया। तो जी। वो सबसे ज्यादा तो वहां की जनता महसूस करती है। और जब हम लोग जाते हैं बिहार तो हम लोग जो वहाँ देखते हैं खुशहाली या तरक्की, सड़कें, पुल, तो हमको भी लगता है कि भाई काम तो हुआ है। अब लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं कि 20 सालों में बिहार पिछड़ा क्यों है, और फिर हवाला देते हैं पैरामीटर्स का, जी। एनसीआरबी के इंडेक्स। डाटाज का। तो मैंने कहा क्यों? पैरामीटर भी ठीक है, डाटाज भी ठीक है, लेकिन ये कोई क्लेम नहीं कर रहा है कि 20 साल में हमने बिहार को नंबर 1 बना दिया या बिहार में हमने सारी समस्याएं खत्म कर दी। बाढ़ की समस्या अभी भी है, जो नेपाल से पानी आता है, लेकिन हमने उसके लिए 50,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट कर रखा है। हमने नेपाल से बातचीत शुरू कर दी और वो कहीं आखिरी सांस तक पहुंच भी चुकी है। और अभी जो मैनिफेस्टो कल हम लोगों ने घोषित किया है, उसमें 5 साल का टारगेट रखा है कि उसका प्रबंधन हो जाना चाहिए। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। अब चर्चा आपकी चलेगी तो फिर आगे बात जी। बताएंगे। सर आपने कहा कि एनडीए ने किया है, बिहार नंबर 1 है कि नहीं इसका वादा तो कोई नहीं कर रहा। और कहा आपने कि कल आपने एनडीए का घोषणा पत्र जो है मैनिफेस्टो घोषित किया। सर घोषित तो हुआ ही नहीं था। मैं तो सोचा बस ऐसे जारी करके ऐसे भागे आप। क्या हुआ मुख्यमंत्री जी को? नहीं 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 नहीं, नहीं, उसके पीछे बिटवीन द लाइंस कुछ है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि सबके टाइमिंग्स फिक्स होते हैं, रेडियां लगी होती हैं, हेलीकॉप्टर से वेट कर रहे होते हैं एयरपोर्ट पे, आपको पता ही है। और आजकल तो बिहार में पूरा रश है, कम से कम मेरे ख्याल से 60-70 हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं। तो वो टाइम टू टाइम मैनेजमेंट होता है। तो सिर्फ वही एक कारण था और इसके पीछे कोई कारण है ही नहीं। और आप मतलब सम्राट देखेंगे जी 14 खाली है तारीख को। पार्टी, एनडीए में सम्राट जी खाली है बेचारे, उनको कोई नहीं पूछ रहा। अब भाई सम्राट भी युवा हैं तो उनको भी ड्यूटी लगा दी कि भैया आप आधा घंटा पूरा समझाइए, हम लोग चल रहे हैं, आपको ही सारी चीजें देखनी है आगे भविष्य में भी, तो आप कृपया करके पूरी कमांड संभाल के समझा दीजिए लोगों को। और उसमें किसी को कोई ऐतराज भी नहीं हुआ। अगर किसी घटक दल को कोई ऐतराज होता तो हम ये करते कि भाई बाकी घटक दल है उनके नेता भी बैठ जाए, लेकिन सब चुनाव में लगे हुए हैं, ये हकीकत है। क्या लग रहा है आपको सर? ईमानदारी से समझाइए, एनडीए के लिए, नीतीश कुमार जी के लिए क्या फिर 20 साल बाद वो 25 से 30 जो जेडीयू का नारा था, 25 से 30 एक बार फिर नीतीश, वही चलेगा क्या? अभी तो बताया ही नहीं है किसी ने कि भाई नीतीश जी बनेंगे कि नहीं बनेंगे सीएम। नहीं नहीं, हम लोगों ने तो जून में शुरू कर दी थी कंबाइंड मीटिंग्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे। सारे पार्टियों के, पांचों पार्टियों को लोग थे इसमें। और उस वक्त ये नारा हम लोगों ने खुद ही दिया था, कंसेंट से दिया था कि 2025 फिर से नीतीश और 225, ये नारा दिया था और हमने सब जगह लगाया भी था इसको। अब क्या होता है ना कि हम क्या बात कह रहे हैं उसमें से कुछ भी निकाल लो, इट्स ए मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब जैसे आप कह सकते हो भाई नाम खुल के डिक्लेयर क्यों नहीं करते, जी। कह सकते हो, आपका राइट है।
और आपको कहना भी चाहिए। तो उसका हम जी। जवाब देते हैं कि भैया हम कितनी बार डिक्लेयर करें, हमने तो डिक्लेयर कर रखा है और 14 तारीख को रिजल्ट आएगा। उसके बाद जो परंपराएं हैं, विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उनको चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। हम लोगों का तो क्लियर है, लेकिन उसके नहीं तो बावजूद विधायक भी दल का नेता चुना जाएगा तो इससे कहाँ क्लियर हुआ? मतलब विधायक दल का नेता तो विधायक ही चुनेंगे ना, हाँ, हाँ। हम तो चुन नहीं सकते बाहर बैठ के। वो ये पहली बार, कॉन्स्टिट्यूशनल ये पावर जो नया है नया काम आप कर रहे हैं पहली बार क्या, कि विधायक दल का नेता चुनेंगे? पिछली बार तो अमित शाह जी ने कहा ना था ना ना सीटें ना कम आए बिल्कुल ज्यादा ठीक आए, है। लेकिन ये हमारी नहीं थी। परंपरा और संवैधानिक व्यवस्था की बात है। नेता तो एक्चुअली कौन सीएम बनेगा, ये 5 घटक दल के नेता ही बैठ के चुन लेंगे, लेकिन परंपरा निर्वाह होगी। और इसीलिए ये बात कही जा रही है कि 2025 फिर से नीतीश। अभी तो कई बार और बाकी लीडरों ने भी कह दिया है, तो उसमें कोई ज्यादा नहीं है। और हम ये कह रहे हैं, मान लो कल को छोटा सा एग्जांपल देते हैं विजय जी आपको, नीतीश बाबू 14 तारीख को कहते नहीं मैं तो नहीं बनूंगा भाई। पिछली बार भी यही हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने उनकी बात मान ली। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी और प्रधानमंत्री रिक्वेस्ट करेंगे और वो नहीं मानेंगे, तो कोई ऑल्टरनेटिव व्यवस्था भी हो सकती है। तो इसलिए 14 की वेट करो, मतलब उसको ज्यादा इश्यू बनाने की जरूरत नहीं है। वो हमारा अंदर का मामला है, किसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे कब बनाएंगे, वो सब आपस में हम लोग तय कर लेंगे, जैसे सीट के बारे में हो गया। तो वो हमारे हमारे विषय से विषय नहीं है। सर जैसे आपने कहा कि विषय नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी बिहार में मैं देख रहा था कि बहुत सारे युवा नेता हैं। एक नए युवा नेता तो अभी अभी आए हैं, जो पुराने स्ट्रेटेजिस्ट थे, वो प्रशांत किशोर जी। वो युवाओं को लेकर भीड़ में घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। तेजस्वी जी दूसरे युवा चेहरा है, वो भी लगातार अपने लगे हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा हर सरकार परिवार में एक सरकारी नौकरी। और जो सबसे युवा नेताओं में से एक है चिराग पासवान जी, जो आपकी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने सबसे पहले ये नारा दिया था बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। तो जब युवाओं की दौड़ हो रही हो और युवा युवा चेहरे बिहार में हों, तो एनडीए क्यों नहीं युवा चेहरे को प्रोजेक्ट करता चीफ मिनिस्टर के तौर ठीक है, पर? आपका सोचना ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखो, किसी भी अलायंस में पार्टियों की स्टेटस और उसका प्रभाव और उसकी स्थिति नंबर से बनती है। नंबर जब हम कह रहे हैं, तो अगर विधानसभा की बात है तो एमएलए, लोकसभा की बात है तो मेंबर ऑफ एमपी। पार्लियामेंट। तो देखो, हमको अपनी वास्तविक स्थिति अभी मालूम है। चिराग पासवान जी युवा नेता हैं, प्रभावशाली हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व है, उनका एक विजन है, इसमें कहीं कोई दायरा नहीं, और बहुत कुशल वक्ता भी है, और चीजों को पूरी भली भांति पूरे दिल से और मन से समझते भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? तो मेरा जवाब है बिल्कुल बन सकते हैं। लेकिन ये बातें भविष्य के गर्भ में हैं कि कब बनेंगे। अब क्या होता है, इस बार का सवाल है, तो उन्होंने खुद भी कहा हुआ है कि भाई ये तो अलायंस पार्टनर बैठ के तय करेंगे कि भाई कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और अलायंस पार्टनर भी क्या करेंगे, नंबर जिसके ज्यादा होंगे उसके हिसाब से स्थिति बना करती है। लेकिन एक अगर युवा नेतृत्व आता है बिहार में, तो हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि बिहार की जो गति है वो डबल गति हो जाएगी बिहार की। क्योंकि युवा के दिल में एक बात तो है कि वो काम करना चाहता है। अब काम करना चाहता है और उसका विजन क्या है, ये दो चीजों का समावेश होना चाहिए। और उसकी संगत क्या है, क्या राजनीतिक पार्टी की पृष्ठभूमि है, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर से पूछो तो हम तो यही कहेंगे, और हम पार्टी के नाते ये चाहेंगे कि चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बने। इसमें हमें नहीं, कहने में कोई एतराज नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। पार्टी की तरफ से तो आप चाहेंगे ही कि चिराग पासवान बने। मैं तो आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि आपका बड़ा लंबा अनुभव है राजनीति का और बिहार को भी आप बहुत समझते हैं, कि चिराग पासवान मतलब युवा चेहरा यदि एनडीए प्रोजेक्ट करता, तो क्या कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाई देता? क्योंकि खासतौर से तेजस्वी जी और प्रशांत किशोर इस बार मैदान में हैं। एक मुकाबला होता है ना, आदमी सोचता है कि भाई यार ये लोग हैं, एक वो मुख्यमंत्री जी हैं जिनको कोई कहता है अचेत हैं, कोई कहता है बीमार हैं, कोई कहता है भूल जाते हैं, कुछ को याद रहता है, नहीं रहता। तो एक युवा चेहरा और जिसका एक एक्सपीरियंस भी है, बिल्कुल फ्रेश नहीं है, केंद्र की राजनीति की है, बिहार की राजनीति की है। मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि भाई युवा चेहरा अगर भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, चिराग पासवान सब लोग मिलकर नीतीश जी की बजाय एक युवा चेहरा प्रोजेक्ट करते, तो क्या इससे संभावनाएं बेहतर नहीं हो जाती एनडीए की?
विजय जी, आपका सवाल हमने समझ लिया है। आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? देखिए, ये मर्यादाएँ हैं। गठबंधन की मर्यादाएँ, गठबंधन की सीमाएँ, इसको चिराग बाबू भली-भाँति समझते हैं। और आप एक बात मान लीजिए कि जब से वो 14 से उन्होंने शुरू किया है मामला, तो कई बार इस उससे गुज़रे हैं परिस्थितियों से। तो वो कोई ऐसी बात नहीं करते कि जिससे गठबंधन की सीमाएँ लाँघी जाएँ या उनका उल्लंघन हो। भाई दिल में चाहत तो सबकी होती है और उन्होंने ओपनली कहा भी है कि भाई एम्बिशन होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए एम्बिशन? और अगर एम्बिशन नहीं होगी, टारगेट नहीं होगा तो आदमी काम क्या करेगा? तो उनका टारगेट ये है कि बिहार की स्थिति को आगे ले जाना है। क्यों पलायन होता है? क्यों वहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं? और बहुत सी समस्याएँ हैं, तो क्यों नहीं वो ठीक हो सकती? तो वो उनका सोचना ठीक है। लेकिन चूँकि हम अलायंस के गठबंधन के हिस्सा हैं, तो कम से कम ये बात हम लोग नहीं कह सकते कि भई युवा नेतृत्व को आप डिक्लेयर कर दें। ये पॉसिबल भी नहीं है। और चिराग बाबू को एक बात और बता दूँ, बड़े संस्कारी हैं। पिताजी इनके बहुत ही ज़बरदस्त आदमी थे हर तरीके से, हर लहज़े से, ये आप भी महसूस करते हैं। संस्कारी का कहने का मतलब ये है कि अपने बड़ों का सम्मान भी करते हैं। कोई बात ऐसी नहीं करते हैं जो ज़रा भी लीक से हटके हो या गठबंधन की सीमाओं से परे हो। तो इस बात का अभी सवाल पैदा नहीं होता। वक़्त के गर्भ में है, ये आप मान के चलिए कि बिहार को युवा नेतृत्व मिलेगा और बिहार भी बाकी राज्यों की तरह अग्रिम कतार में खड़ा होगा अगले कुछ साल में। सर, ऐसा कहा जाता है कि युवा जो है दिल दिमाग दोनों से चलते हैं, दिल उनका ज़्यादा चलता है। ऐसा माना जाता है कि दिल की बात करते हैं, तो दिल की बात कनेक्ट होती है वोटर के साथ, लेकिन अब आपने कहा गठबंधन की बात। लेकिन मुझे ये समझाइए कि चिराग जी का दिल कैसे बदल गया? अभी 6 महीने पहले तक आपकी पार्टी कह रही थी हम 243 सीटों पर लड़ेंगे और फिर इतनी आलोचना मुख्यमंत्री जी की तो किसी ने नहीं की जितनी चिराग जी ने की, कानून व्यवस्था को लेकर, सारी बातों को लेकर। तो ये दिल कैसे बदला? देखिए, इसका दिल बदलने का सवाल नहीं है, परिस्थितियों का सवाल है। चिराग बाबू ने अपने किसी इंटरव्यू में ये बात कही है, मैंने देखी है। उन्होंने कहा कि नहीं, परिस्थितियाँ ऐसी थी कि सीट की अनाउंसमेंट जो थी ना जी, वो काफ़ी लेट हो पाई। और जब लेट हो गई, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद चुनाव लड़ता या कार्यकर्ताओं को लड़ाऊँ, ये मेरे को डिसाइड करना था। तो चूँकि समय कम था, तो मैंने ये तय किया कि नहीं, मैं कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करूँगा, कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़वाऊँगा और जीतूँगा। उसके बाद जो परिस्थिति बनेगी, उसके हिसाब से काम करूँगा। तो मतलब नहीं, जैसे पिछले बार के चुनाव में तो जो प्रभु श्री राम के हनुमान हैं, उन्होंने लंका लगा दी थी नीतीश कुमार जी की। तो ये भी तो नहीं, एक बड़ा बदलाव हुआ। मैं सहमत नहीं हूँ, लंका लगा दी नीतीश जी या नीतीश जी हनुमान। तो नी नीतीश जी तो ये मानते हैं ना कि चिराग पासवान जी की वजह से उनकी सीटें 75 से 43 पर रह गई। अच्छा, अच्छा, एक बात बताओ विजय जी, हमारी अपनी पार्टी है ना, इंडिपेंडेंट जी। इलेक्शन कमीशन में पॉलिटिकल पार्टी है, 2000 में बनी वो पार्टी। हमारा अपना झंडा, अपना संविधान। तो कौन अध्यक्ष ये चाहेगा कि उसकी पार्टी का विस्तार ना हो? कौन अध्यक्ष ये चाहेगा कि उसको गठबंधन में रहते हुए मान सम्मान ना मिले? ये परिस्थितियों से उपजा हुआ निश्चय था। उसका टारगेट ये नहीं था कि नीतीश को हराना है। उसका टारगेट ये था कि हमको 243 में लड़के और पार्टी का विस्तार होगा, पार्टी की परसेंटेज बढ़ेगी, उसके बाद अगले चुनाव में हम देखेंगे और इसीलिए 137 सीट पे हम लोग लड़े। लेकिन अब सोचा तो जा ही सकता है, इंटरप्रिटेशन तो किया ही जा सकता है। अगर उन लोगों ने ये नतीजा निकाला तो ये उनको मुबारक, हमारी ऐसी कोई नियत। ये 40 सीटों पर हार गई थी जनता दल यूनाइटेड आपकी पार्टी की वजह से। खैर, तो 137 सीटों पर आपने चुनाव लड़ा और आप 1 सीट जीते। तो उसके बाद आपको समझ में आया कि आपकी स्थिति ताकत कितनी है। इसलिए आज आप एनडीए गठबंधन के साथ। ये बिल्कुल तो ये फैक्ट्स हमको है ना। समझ आया, चुनाव के नतीजों के बाद बिल्कुल ये समझ आया कि परिश्रम और करना है, बिहार की जनता के दिलों में और पैठ बनानी है, उसके लिए पार्टी को और मजबूत करना होगा। ये सब चीजें समझ आई और ये भी समझ आया कि हमारे लिए एनडीए गठबंधन ही सबसे बेहतरीन गठबंधन है, जहां हमको मान सम्मान मिलता है, हमारी भावनाओं का सम्मान होता है और जो हम कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, बीच में बात आ गई। जी। एससी एसटी केस का अट्रोसिटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट किया था। चिराग बाबू ने, ये मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं, चिराग बाबू ने अपने पिताजी से बात की, पिताजी ने हमको बुलाया, बैठ के डिस्कशन किया और फौरन एक नोट बना के मोदी जी के पास गए कि भाई ये डाइल्यूट हो गया, ये बड़ा नुकसान हो जाएगा,
ये बड़ा अत्याचार है, इसको ठीक करिए। मोदी जी ने भी भाई फौरन बात को समझा और खटाखट उसको ठीक कर दिया। तो हम ये कह रहे हैं जब गठबंधन में चीजें मानी जाए। और लेटेस्ट एग्जांपल, वक्फ बोर्ड वाला एक्ट आया था आपका, वक्फ एक्ट, तब तो भी उन्होंने स्टैंडिंग विरोध कमेटी किया में था, भिजवाया हम लोगों ने। चिराग जी ने हम विरोध लोगों ने किया कहा था। कि इसको भेजिए वहां, थोड़ा और प्योरिफिकेशन हो जाए और बात मान ली गई। तो हम ऐसे ही गठबंधन में रह के गठबंधन की मर्यादाओं का पालन करते हुए अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे, अपने नेता के विजन को लागू करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बिहार की जनता के लिए काम करेंगे। यही टारगेट है, कुछ नहीं चाहिए। बाकी सत्ता तो उन्होंने आपने पैदा होते देखी, मान सम्मान उन्होंने पैदा होते देखा। और अगर ऐसा ही था तो जब जीत के आए थे कई बार ऑफर हुआ कि छोड़िए आप अपनी पार्टी वार्टी मर्ज कर दीजिए, आ जाइए हमारे साथ। हमने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। चिराग बाबू ने कहा मेरा सपना है बिहार को नंबर 1 बनाना और मैं उसके लिए ताजिंदगी काम करूंगा, तो कर रहे हैं। किसने कहा? बीजेपी चाहती थी कि मर्जर हो जाए एलजेपी का। हाँ, ये एनडीए में इस तरह की बातें चली थी। ऑफर तो किसी ने नहीं किया हमको, लेकिन इस तरह की बातें चली, तो उसका बातों का जवाब दिया गया कि भाई नहीं, इस तरह की बात नहीं, हमारी पार्टी है, हम लोगों ने बड़े खून पसीने से इसको बनाया है, हम इसको आगे ले जाएंगे और जो हमारा विजन है उसको हम लागू करेंगे। आपको याद होगा उसी वक्त एक और हमने बात रखी थी कि हमारा जो मैनिफेस्टो, हमारा जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको आप लागू करिए, लेकिन उसकी बात, हमारी बात को नहीं माना गया था। वो भी एक कारण था। अब इस बार हमने कहा है, बहुत सारी बातें हमारी मैनिफेस्टो में आ चुकी हैं। वाजपेयी साहब, आपने जो कहा कि भाई हर पार्टी का अपना इच्छा होती है, ये सारी बात है। एनडीए में भी साथ हैं, वोट की भी बात हो गई, लेकिन अभी जब बात हो रही है जैसे महागठबंधन में मुकेश सैनी साहब तो डेजिग्नेटेड डिप्टी सीएम हो गए, क्या आपको लगता है कि जो एलजेपी है उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का तो कम से कम एक जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है? भाई वो नंबर पे डिपेंड करेगा। विजय जी, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, बहुत भद्र हैं और आप चीज़ों को समझते हैं कि नंबर गेम पे होगा और अलायंस में बैठ के तय होगा कि भाई मिल देना चाहिए, लेना चाहिए, नहीं चाहिए, ये सब बैठ के तय होता है चीज़ें। लेकिन अल्टीमेटली नंबर गेम पे होगा। क्या परिस्थिति बनती है, कितने नंबर आते हैं, क्या आपस में डिस्कशन होकर निकलता है। बिकॉज अल्टीमेटली ये कि समाज के हर वर्ग को रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। उसी की नियत से डिप्टी सीएम की बात हो रही है और सब लोग रखते हैं। अभी हमारे 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं प्रेजेंट वर्तमान गवर्नमेंट में, तो आगे क्या होगा ये 14 के बाद बैठेंगे तब डिसाइड करेंगे। लेकिन एक बात तय है, इन लोगों ने चूंकि डिसाइड कर दिया तो माफ करना, 4%, 3.5% वालों को तो आपने डिप्टी सीएम बना दिया और वो 18% वाले बेचारे देखते रह गए। एक समय आपको याद होगा रामविलास पासवान जी 2005 में 29 एमएलए हमारे आए थे, उनको ऑफर किया लालू यादव ने, उन्होंने कहा ना ना हमको नहीं बनना है, आप किसी मुस्लिम को चीफ मिनिस्टर बनाइए। लालू यादव ने साफ मना कर दिया और सरकार नहीं बनी थी, दोबारा चुनाव हुए, लेकिन उसके बाद हमारे पास चाबी नहीं आई थी। तो हमारे पास तो, हमारा तो बड़ी खुली किताब है कि देखिए समाज के सब वर्गों को साथ लेके चलते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरे तुष्टिकरण की बात करेंगे, अब पागल बनाने की बात करेंगे और जब काम करने की बारी आएगी तो भाग जाएंगे। उसका एग्जाम्पल है सच्चर कमीशन की रिपोर्ट। लेकिन तो मतलब जब मेरा पासवान जी का आपने जिक्र कर दिया, पासवान जी ने तो जो चीफ मिनिस्टर बनाने की बात की थी, मुस्लिम को चीफ मिनिस्टर बनाने की बात की थी, आज क्या चिराग पासवान इस शर्त को रख सकते हैं? अब तो मुसलमानों का कोई रिश्ता ही नहीं है आपका एनडीए के साथ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे, ना 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 विजय जी, ना आप ना कहो। वक्फ बोर्ड बड़ा क्लियर एग्जाम्पल है इसके लिए। पूरी जान लगा दी हमने कि भाई इसमें जो जो चीजें गलत है उनको हटाना चाहिए और बातें मानी भी गई। देखिए ये बीजेपी की अपनी पॉलिसी है या उनका एक नजरिया देखने का, लेकिन माफ करना, गठबंधन की सीमाओं और मर्यादाओं में ये शब्द नहीं आता कि हम अपनी आइडियोलॉजी को गिरवी रख देंगे। जब जब मौका मिला है, जैसे जैसे मौका मिला है, हम अल्पसंख्यक समाज की भी वकालत करते रहे हैं और गरीब गुरबा की भी करते रहे हैं। रिजर्वेशन पे एक बार भी बड़ा भारी शोर मचा था, हमने ठोक के कहा, मैंने कहा कोई माइकल हल पैदा नहीं हुआ जो रिजर्वेशन को हाथ लगा दे। ये जरूरत है, नेसेसिटी है, संविधान का मैंडेट है। तो इसीलिए आप इतने बड़े वर्ग को कैसे इग्नोर कर सकते हो? हम लोग तो कम से कम नहीं कर सकते। नहीं सर, बात दूसरी हो। आप
बिल्कुल बात जो कर रहे हैं वो तर्क वाली है, लेकिन टिकट ही नहीं देंगे तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कहाँ से बनाएंगे नहीं, एनडीए हमने में? तो दिया, हमने दिया टिकट, हमने दिया 28-29 सीटों में हमने एक मुस्लिम उनको दिया टिकट, और खाली टिकट नहीं दिया, अभी हमने अध्यक्ष बना दिया, वो भी मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, अशरफ अंसारी। हमारे सेक्रेटरी जनरल है वो है अब्दुल खालिक। मतलब हम लोगों को तो बड़ा पुराना उनसे प्यार है, उनके सब चीज गंगा जमनी तहजीब को अभी भी हम उसी भावना से लेके चलते हैं, और वो हमारे ब्लड में है, कोई निकालने से निकलेगी भी नहीं, फैब्रिक है, जीन्स में है, वो सेकुलर वर्ड जो है ना वो जीन्स में है हमारे, वो निकलेगा नहीं, किसी तरीके से नहीं निकलेगा। लेकिन एनडीए की बैठक में बैठने तो देते हैं आपको? एनडीए की बैठक में तो बैठने देते, कौन मना कर देगा? नहीं, मैंने मुसलमानों की बात करेंगे, देखिए ज्यादा मत कीजिए बात, मैं आपका जो प्रोस्पेक्ट है एनडीए में वो खराब नहीं करना चाहता। विजय जी, कई बातों में हम आपके दोस्त की भी बात नहीं मानते हैं, ये तय कर लो। एनडीए में जब जब मौका आएगा अपनी बात पूरी जोर से रखेंगे चिराग बाबू, ये तो क्वालिटी है, ये हमने देख लिया पिछले 14 साल में कि उनके परफॉर्मेंस पे कोई डाउट नहीं है, और वो कोई नुका छुपा के बात नहीं करते, अगर वो कहेंगे तो रखेंगे। आपने बात की वक्फ बोर्ड की, आपने एससी एसटी एक्ट की बात की, ये कास्ट सेंसस का जो फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, ये भी चिराग जी का प्रेशर था क्या? क्योंकि नीतीश जी की बात तो मानी नहीं थी। मैं इसमें दो बातें कहता हूँ, नीतीश जी की बात नहीं मानी, ये एक नैरेटिव तो बन गया, लेकिन जब प्रधानमंत्री से मिलकर पूरा डेलीगेशन आया था, उसमें नीतीश भी थे, तेजस्वी भी थे, और बाकी लोग भी थे, तो उन्होंने आके प्रेस को बोला, जैसे उनसे मिलके निकले पीएम साहब से, कि प्रधानमंत्री ने जनगणना से इनकार नहीं किया है। तो एक तो ये स्थिति थी, और देखो बीजेपी भी राजनीतिक पार्टी नंबर 1 की पार्टी है, सबसे ज्यादा मेंबर है, और वो भी आज की नहीं है, बहुत पुरानी पार्टी है, तो उनको भी समझ है कि कौन चीजें जरूरी हैं, कौन चीजें जरूरी नहीं है, जनता की नब्ज उनको भी पकड़नी आती है, इसीलिए जनगणना का उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है बकायदा, वो 26 में लागू भी। मैं उनकी राजनीतिक समझ पे नहीं जा रहा, मैं तो ये समझना चाहता हूँ कि क्या एलजेपी का प्रेशर था जिसे प्रधानमंत्री जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने समझा कि ये इसके बिना काम नहीं चलेगा? हमारे 5 सांसद हैं, प्रेशर का वर्ड तो यूज नहीं हो सकता 5 सांसद में, प्रेशर नहीं है, परसुएशन हो सकता है, अपनी सबमिशंस हो सकती हैं, हम्बल सबमिशंस हो सकती हैं, तो वो थी, बकायदा थी कि भाई जातिगत जनगणना तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोगों की पृष्ठभूमि समाजवादियों की है, और मैं फिर वही बात कहूंगा कि वो भी जीन्स में है, तो जब जब ऐसे मौके आएंगे चिराग बाबू उसको पूरी दृढ़ता से रखेंगे, चाहे एनडीए हो चाहे और कोई जगह हो। सर, आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि नंबर जो है पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट होता है, ये बात तो सच है, ठीक है, तो इससे आप कहीं नीतीश कुमार जी को परेशान तो नहीं कर रहे कि मान लीजिए नंबर गेम में जेडीयू कम हो गई तो फिर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे? क्योंकि आपकी राय, राजनीतिक राय के तौर पर यह है कि नंबर गेम में जिसके पास ज्यादा नंबर हो वो चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। लेकिन यहाँ थोड़ा सा परंपराओं से अलग काम हुआ है, पिछली बार 2020 में 43 नंबर थे इनके, जेडीयू के हैं मतलब, तो उसके बावजूद भी बीजेपी ने बड़ा दिल करके इनको चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है। यही अलायंस की मर्यादा है जिनकी मैं बार बार तारीफ कर रहा हूँ। नंबर गेम होते हैं, ये आप भी मान रहे हो और ये मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी तो नंबर गेम का मतलब जिसके पास ज्यादा नंबर, आप, मैंने पूछा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा कि नहीं होगा एलजेपी का, आपने कहा नंबर तय करेगा, तो जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर नंबर तय करेगा तो चीफ मिनिस्टर भी तो नंबर तय करना चाहिए ना? लेकिन एक बात और भी सुन लो ना, राजनीति में कुछ चीजें आपसी उससे भी तय होती है, परंपराओं को तोड़ा भी जाता है। 14 तारीख के बाद आने दो ना, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, सब चीजें क्लियर हो जाए। आपने मुकेश सैनी जी का जिक्र किया कि 3% लोगों को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, 17% को नहीं बनाया, तो एनडीए में तो 3% से में चीफ मिनिस्टर बना रखा है, तो वहां तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात की है। नहीं, हम उसको दूसरे नजरिए से ऐसे देख रहे हैं कि अगर आपने नाम अनाउंस किए, एलजेपी के पास 6% वोट, नहीं हम वो कह रहे हैं ना, उनका हमने इसलिए जिक्र किया क्योंकि उन्होंने नाम अनाउंस किया। अच्छा, नाम अनाउंस नहीं करते तो कोई ये इशू बनता ही नहीं। और जहां तक एलजेपी का सवाल जो है ना, एलजेपी सक्षम हो जाएगी चीफ मिनिस्टर बनने में भी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तो बात ही भूल जाइए, नंबर आने दीजिए, थोड़ा सा और समय लग सकता है, और हमें कोई जल्दी भी नहीं है। हमारे नेता जो है ना, अध्यक्ष जो है, युवा है, ऊर्जावान है, हमें कोई जल्दी।
वो उसमें कोई परेशानी नहीं। मैं तो इसीलिए सोच रहा था कि भाई युवा ऊर्जावान जो विजन वाला लीडर है वही तो बिहार को लीड करे। लेकिन मुद्दा ये है सर कि जो फर्स्ट बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का जो नारा देने वाला नेता है, अब वो दिल्ली में रहेगा या बिहार में रहेगा? उनका दिल तो बिहार के लिए, सुनो, उनका दिल बिहार के लिए। कल भी कहीं बोला उन्होंने, मैं तो भैया मेरा तो दिल बिहार के लिए है। तो बाकी परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा। कुछ चीजें छोड़ दो ना परिस्थितियों पे, 14 के बाद कुछ चीजें छोड़ दो। आप जिज्ञासु ना बनो, आप 14 तक आप भी वेट कर लो, कई चीजें छोड़ दीजिए। और उनका भविष्य बड़ा उज्जवल है विजय जी, कि आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, और हम भी कामना करते हैं कि वो उनका भविष्य सुरक्षित है, उज्जवल है, और चीफ मिनिस्टर तो वो बन ही जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जो आदमी कैबिनेट मिनिस्टर बन गया इतनी छोटी सी उम्र में, तो चीफ मिनिस्टर बनने में उनको कितनी देर लगेगी? परिस्थितियां होने दो बस। ठीक है। अच्छा, एक और आखिरी सवाल के तौर पे समझना है, प्रशांत किशोर जी का क्या खेल है? वो आप समझते हैं कि क्या कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी? किसका खेल बनाएंगे, किसका खेल बिगाड़ेंगे, या खुद का खेल बना सकते हैं वो? क्योंकि युवाओं को लेकर ही वो सारी बात कर रहे हैं। और सही दिल्ली में मायनों में तो, सही मायनों में मेरा जो आकलन है, राजनीति का जो अनुभव और जो आकलन है, उसके हिसाब से प्रशांत बाबू के दिल में और मन में ये इच्छा पैदा हो गई कि जब ये बन सकता है ABC, तो मैं क्यों नहीं बन सकता? ये उसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा, बिकॉज वो तो स्ट्रेटेजिस्ट हैं। तो उन्होंने जब नीतीश जी के साथ वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे पार्टी के, तो उन्हीं दौरान ममता जी के साथ काम किया उन्होंने, बीजेपी के साथ भी काम किया, कांग्रेस में भी अटेम्प्ट किया, वहां भी वीडियो दिखाई इन्होंने पूरा सारा। लेकिन उनके दिल में फिर यह आया कि दूसरों के लिए काम क्यों करूं यार, ये स्किल जो मेरे पास है इसके मैं ही इस्तेमाल करके मैं ही बन जाऊं। तो ये उसी का नतीजा चल रहा है, उसी का सिलसिला चल रहा है। अब बाकी तो देखो, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता मालिक होती है, वोट आपने पड़ते हैं और नंबर आते हैं, तब आपकी चार्ज पूरी होती है, ये भी तय है। नहीं, आपने कहा कि उनके पास स्किल है और उन्होंने सोचा कि जब प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया, कई चीफ मिनिस्टर्स बनवा दिए, तो फिर ऐसा आदमी तो चीफ मिनिस्टर बन सकता है कि नहीं बन सकता, ये समझना चाहता हूँ मैं आपसे। नहीं, अब उसमें हम नहीं कर पाएंगे भविष्यवाणी, कुछ नंबर आएंगे तो पता चलेगा। देखो, खाली स्ट्रेटेजी से नहीं चलता पॉलिटिक्स में, खाली स्ट्रेटेजी। काशीराम की वो आपको याद होगा ना वो सेंटेंस, पहले पार्टी बनाओ, हारेगी नहीं, पहले प्रचार करने के लिए, फिर हारने के लिए, तब कहीं जीतने की सोचो। 3 टर्म तो वैसे ही चाहिए उनको, तो अभी तो उनको 2 साल हुए, 2.5 साल, तो वो इतना ज्यादा सोचना भी मेरे ख्याल तो नहीं हो पाएगा। नहीं होगा। लेकिन अब आखिरी सवाल कि क्या एनडीए की सरकार बनने की संभावना लग रही है, या 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी जो होगी, कुछ नाराजगी तो होगी ना? पूरे विश्वास के साथ ये बात कही जा सकती है कि एनडीए की सरकार 2025 में फिर बन रही है, पूर्ण बहुमत से बन रही है। और उसके पीछे कारण है, नंबर 1 विजन, नंबर 2 मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट, नंबर 3 अपोजिशन का डिफॉल्ट होना। अपोजिशन के पास कोई विजन, जैसे उन्होंने कह दिया हम 3 करोड़ रोजगार देंगे, कोई है वर्किंग? कोई जनता को जवाब दे दो कितना बजट है? 3 करोड़ तो मेरे ख्याल 2.5-3 करोड़ ही है पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने एम्प्लॉइज हैं। बिहार में कैसे हो जाएगा? मतलब आप चांद से तारे तोड़ के ला के दे दूंगा, तो जनता नहीं मानती इन चीजों को भाई साहब। और तीसरी तरफ आपकी बात से हमने जो महिलाओं को रोजगार के लिए उनकी जो सहायता की है 10,000 रुपए देके, और 2 लाख का बजट दिया साथ में कि 2 लाख तक का आपको रोजगार करिए, पैसा मिलेगा। ये सब चीजें जनता देख रही है और उसका नतीजा 14 को आएगा, हमें पूर्ण विश्वास। नहीं, वो तो कई लोगों ने मुझे कहा बिहार में कि भाई ये 3 करोड़ लोगों को नौकरी कहाँ मिलेगी? जब 2 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं दी आपने केंद्र में, तो स्टेट में कौन 3 करोड़ देगा? तो आपके अरे तो इसीलिए हमने क्या करा मैनिफेस्टो में क्या करा है? 1 जल करोड़ नौकरी और रोजगार। नहीं सर, हम लोग समझदारी से काम करेंगे। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि केंद्र में जब आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, तो लोगों ने कहा भी अब दूध के जले हुए अब छाछ को फूक फूक कर पिएंगे। तो बेचारों को, तेजस्वी जी को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है कि उनकी बात भी नहीं। उनका काम जाने, हमें नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। हमने रियल बात की है, रोजगार देंगे, नौकरी कितनी आएंगी प्लस रोजगार। इसीलिए हम लोग तो जो कहेंगे वो करेंगे उनको, बाकी तो जनता मालिक है। 14 तारीख का इंतजार आपको भी है, हमको भी है, और उसके बाद 15 को डिबेट करेंगे। थैंक यू, शुभकामनाएं। और आपका जो एक अनुभव है वो रामविलास जी से चिराग जी तक, उसका भी कुछ इस्तेमाल पार्टी में हो तो शायद मेरे ख्याल से और फ्यूचर बेहतर हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला ऐसे
समय में, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और वाजपेयी जी की तरह से ठहाके के साथ हँसिए और खुलकर बात कीजिए। प्रणाम, आभार, शुभ